Hello everyone, let's start today's science class by Dipakshi. This is the second video of chapter 2 acid bases and salt of class 10 subject science. In previous video we studied about indicators जिसमें से 3 indicators थे हमारे मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन एंड लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन भी 2 टाइप का था, रेड एंड ब्लू. उसके बाद हमने पढ़ा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में विच इंक्लूड अनियन, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल. और लास्ट में हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, मतलब एसिड्स मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल. तो जस्ट लाइक रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, जब बेस आपके मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आपको सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन हम एक्टिविटी 2.4 जो कि एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है उसे देखते हैं एक बार. So as you can see on the screen, place a few pieces of granulated zinc metal in test tube. हमें zinc metal के granules लेने, छोटे टुकड़े लेने हैं zinc metal के, और उसमें हमें क्या ऐड करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, राइट. और फिर हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या रिएक्शन होगी. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, NaOH जो कि है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास आ जाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. अब यहाँ पर नोट करने की ये चीज़ है कि सारे के सारे बेसिस मेटल के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, बल्कि ये जो रिएक्शन है किसी बेस का मेटल के साथ रिएक्ट होना, ये एक रेयर रिएक्शन होती है, क्योंकि आपके जो मेटल्स होते हैं वो थोड़े से बेसिक होते हैं अपने आप ही नेचर में. तो एक बेसिक नेचर वाली चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता या फिर नहीं प्रेफर करता है. तो ये जो बेस की मेटल के साथ रिएक्शन है ये हो जाती है किसी किसी केस में, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ जो आपकी बुक में दी हुई है. बट हमेशा ऐसा नहीं होता, विच इज़ रिटन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो. इन द लास्ट लाइन यू कैन रीड, यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सोडियम जिंकेट कैसे बना है. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सोडियम हमने लिखा Na, जिंकेट होता है हमारा ZnO2. सोडियम की वैलेंसी होती है 1 क्योंकि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, और हमारी जिंकेट आयन की पॉली एटमिक आयन है ये, इसकी वैलेंसी होती है 2. जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट Na2ZnO2. दिस इज योर सोडियम जिंकेट. Now let's move on to the next type of reaction which is given in your book, that is reaction of acids with metal carbonates and metal hydrogen carbonate. Now metal hydrogen carbonate या metal carbonate जब acid के साथ react करते हैं, so as you can see on the screen आपको क्या मिलता है, salt मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है. नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस रिएक्शन लेट्स अंडरस्टैंड कि ये मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं. सो लेट्स टेक वन मेटल दैट इज सोडियम, है ना. सोडियम को जब हम कार्बोनेट आयन के साथ या सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन का जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर फॉर्मूला बनाते हैं, दैट विल कम एज सोडियम कार्बोनेट. सो आई हैव रिटन सोडियम सिंबल इज Na, कार्बोनेट का सिंबल CO3. सोडियम की वैलेंसी इज 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है. क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आपके पास हो गया Na2CO3. इसको हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है. अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं, तो सेम, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसी भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है. सो वी हैव टेकन सोडियम और साथ में हमने लिखा है हाइड्रोजन कार्बोनेट. हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3. सोडियम की वैलेंसी हमारी होती है 1 और हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी भी होती है 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट NaHCO3. तो अब
हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब हम किसी भी मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास आता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर वेपर्स रिलीज होती हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए लेट्स रीड एक्टिविटी 2.5 विच इज़ गिवन इन NCERT। अब दिस इज़ वेरी important, very important, because we have seen a lot of questions from this activity in previous year question papers also. So what we have to do, हमें take 2 test tubes, label them A and B। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक का नेम हमने A रख दिया है, एक का नेम हमने B रख दिया है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या हुआ? Na2CO3 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। सोडियम कार्बोनेट लेना है हमें टेस्ट ट्यूब A में, and about 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब B। ये अभी हम देखेंगे। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा। सो लेट्स राइट द इक्वेशन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सोडियम कार्बोनेट हमने लिया, HCl ऐड करा तो हमारे पास क्या आएगा? सॉल्ट आएगा। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है आपका। ठीक है, आपको साथ में क्या मिलेगा? वाटर वेपर्स मिलेंगी और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, बट इन द केस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोडक्ट आपके सेम ही होंगे। ठीक है, बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हो। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है, यू कैन चेक आउट द वीडियोज ऑफ चैप्टर 1। सो हेयर यू हैव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCl लिया आपने, रिएक्ट कराया, प्रोडक्ट सेम ही होंगे, सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड, साथ में वाटर H2O एंड अलोंग विद दैट यू हैव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। अब द क्वेश्चन इज कि हमें गैसेस दिखती तो है नहीं, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड हमें दिख थोड़ी ना रही है कि आपकी हवा में CO2 आपको दिख रहा है। तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, ऑक्सीजन नहीं हुई है या फिर कोई दूसरी गैस रिलीज नहीं हुई है? सो फॉर दैट, जैसे हमने हाइड्रोजन की आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी जिसमें हमने पॉप साउंड के बारे में पढ़ा था, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई करते हैं हम बाय वेरियस मीन्स, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज गिवन इन योर NCERT। सो अब क्या होगा, आप इस डायग्राम को सबसे पहले देखो। दिस इज़ योर टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है। यू कैन सी लेबलिंग करी हुई है डायग्राम में। बेस में, टेस्ट ट्यूब के बेस में सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, उसमें हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमने ऐड करा। ठीक है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक ट्यूब के थ्रू इन्होंने दूसरी टेस्ट ट्यूब में they have taken the carbon dioxide in the another test tube with the help of this delivery tube। इस ट्यूब को डिलीवरी ट्यूब कहते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर कर रही है एक टेस्ट ट्यूब से दूसरी टेस्ट ट्यूब में। अब इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या है? यू कैन सी दे हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। जनरल नेम क्या होता है इसका? लाइम वाटर। यस, हमने ये चैप्टर 1 में पढ़ा था। अब जब लाइम वाटर से हम ये कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। तो अब इससे हमें कैसे पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है? तो क्या होता है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो हमारा सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि लाइमस्टोन कहते हैं उसे जनरली, और ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और इसकी फॉर्मेशन की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था, अब वो कन्वर्ट हो गया है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में, और वो वाइटिश हो जाता है, मिल्की हो जाता है। सो मिल्की अपीयरेंस in the calcium hydroxide solution when carbon dioxide is passed through it, and this is the identification. So I hope this much is clear. Now let's
अंडरस्टैंड, लेट्स गो डीपर इन दिस कंसेप्ट ओनली. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास करी और आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया एज यू ऑलरेडी नो, और साथ में वाटर है. लेकिन अब मानो कि आप कॉन्टिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते जा रहे हो, मतलब आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा रहे हो, आपका सॉल्यूशन ऑलरेडी वाइट हो गया है, मिल्कीनेस अपीयर हो गई है, बट आप तब भी कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते जा रहे हो. तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपका ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सॉल्यूबल होता है वाटर में. इस वजह से क्या होगा, आपका जो वाटर में जो मिल्कीनेस थी वो दोबारा से डिसअपीयर होने लगेगी. ठीक है, तो आपको जब कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, आप लाइम वाटर लेते हो, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हो. यू ऑब्जर्व दैट मिल्कीनेस वाइट कलर विल अपीयर. जब वो वाइट कलर अपीयर हो रहा है, इसका मतलब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी रिएक्शन में. ठीक है, लेकिन अगर मान लो आप ये रिएक्शन कर रहे हो अपनी साइंस लैब में और आपने अपने इस एक्सपेरिमेंट को अनअटेंडेड छोड़ दिया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और बहुत देर तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास होती गई, तो जो मिल्कीनेस आई होगी, अपीयर हुई होगी, वो थोड़े टाइम में डिसअपीयर हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि आपको तो वाइट कलर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने बहुत देर तक उसको क्या कर दिया, अनअटेंडेड छोड़ दिया. ठीक है, सो नाउ लेट्स कंक्लूड दिस. कैसे करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन? व्हेन CO2 रिलीज्ड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. एंड देन what happen, but if excess CO2 is passed to solution, milkiness disappear. क्यों disappear होती है? Due to formation of calcium bicarbonate which is soluble in water. So whenever we are doing this experiment in the chemistry lab, we have to keep our eyes on the test tube only. We have to be there. Okay. So now let's move on to the next type of reaction given in your book, that is reaction between acids and bases. So what happened? This reaction we have heard about the neutralization reaction in class 7th also, right? तो जब बेस को हम किसी एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास आता है सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल या नलीफाई कर देते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल. लेट्स से हमने NaOH लिया. NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन विद जब HCl से कराते हैं, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं, तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ बाइंड कर जाता है एंड वी गेट NaCl. ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाता है? वाटर, H2O. अब ये कैसे हुआ है? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, OH और H मिले और H2O बन गया, और बाकी Na और Cl मिले और आपके पास क्या आ गया? सोडियम क्लोराइड. राइट, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. लेट्स से वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने कराई H2SO4 से. H2SO4 क्या होता है हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड. तो जब H2SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हुई तो कैल्शियम के 2 OH और सल्फ्यूरिक एसिड के 2 हाइड्रोजन मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, और कैल्शियम और सल्फेट मिलकर हमारा क्या बनाएंगे? कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 2.6. In activity 2.6, what we have to do, let's read. Take about 2 ml of dilute NaOH solution in test tube and add 2 drop of phenolphthalein solution. Now I hope you remember phenolphthalein. फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, जो कि बेस की प्रेजेंस में पिंक कलर शो करता है और एसिड की प्रेजेंस में कलरलेस ही होता है या फिर कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता. ठीक है,
तो हमें 2 ml NaOH लेना है और उसमें फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन की 2 ड्रॉप्स डालनी है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉल्यूशन, हमें कलर बताना है, फिर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, फिर उसमें हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl सॉल्यूशन डालना है। क्या कोई कलर चेंज होगा, वी हैव टू टेल। व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, क्यों चेंज हुआ कलर में अगर हुआ तो। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, अब दोबारा से उसमें NaOH की ड्रॉप्स डालनी है, तब क्या होगा, ठीक है। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थलीन रीअपियर, क्या पिंक कलर रीअपियर होगा, वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड, और ये सब क्यों हुआ। सो नाउ वन बाय वन लेट्स आंसर दीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉल्यूशन, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 ml लिया और उसमें 2 ड्रॉप फिनोफ्थलीन की डाल दी, तो क्या चेंज होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, एक बेस है, बेस की प्रेजेंस में फिनोफ्थलीन क्या शो कलर करता है, पिंक। सो योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज पिंक। नाउ एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, हमें क्या करना है, HCl सॉल्यूशन डालना है। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, क्या कोई कलर चेंज होगा, हाँ होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब आप एक बेस में अब HCl डाल रहे हो तो वो बेस के कलर को क्या कर रहा है, बेस को क्या कर रहा है, बेस के इफेक्ट को नलीफाई कर रहा है। तो अगर वो नलीफाई करेगा, उसके इफेक्ट को ज़ीरो करेगा, तो आपका जो पिंक कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ वाई डिड द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन चेंज, फिनोफ्थलीन का जो कलर है वो चेंज क्यों हुआ एसिड डालने पर, तो हमें पता है क्यों हुआ, एसिड नलीफाई बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि एसिड ने बेसिक नेचर जो था सॉल्यूशन का उसको नलीफाई कर दिया। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, अब कुछ ड्रॉप NaOH की डालेंगे। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थलीन रीअपियर, क्या पिंक कलर रीअपियर होगा, हाँ होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप जब अब वो ऑलरेडी न्यूट्रल हो गया था एसिड और बेस की, क्योंकि एसिड था पहले उसमें हमने बेस डाल दिया, अब आपने थोड़ा सा और बेस डाल दिया, तो आपका सॉल्यूशन ओवरऑल थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा, है ना, पहले से। तो नाउ द कलर ऑफ पिंक कलर विल रीअपियर, सो आंसर इज येस। नाउ व्हाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपकी बेसिसिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। So from here we can conclude or we can establish that bases nullify effect of acids and vice versa, मतलब बेस एक एसिड के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि एसिड बेस के इफेक्ट को नलीफाई करता है। एंड सच रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और साथ में हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड एसिड्स। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी 2.7 से हम इसे समझेंगे। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टरिंग। नोट दैट कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैज़ हैपेंड टू कॉपर ऑक्साइड, क्या करना है हमें, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेना है एक बीकर में और उसमें हमें क्या लेना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है और उसको स्टर करना है। हमें कलर का सॉल्यूशन ऑब्जर्व करना है एंड देन वी हैव टू सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कॉपर ऑक्साइड हमारा होता है CuO, ठीक है। कॉपर एक मेटल है तो ये एक मेटेलिक ऑक्साइड हुआ, इसमें हमने HCl को ऐड करा। जब हमने इसमें HCl को ऐड करा तो ये जो कॉपर है ये क्लोरीन के साथ बाइंड कर कर कॉपर क्लोराइड बना देता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। और आपका हाइड्रोजन, 2 HCl के मॉलिक्यूल लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर रिलीज करते हैं। तो सेम वही हुआ कि आपने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराई एसिड के साथ और आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया है एक सॉल्ट और वाटर। ये सेम रिएक्शन लग रही है आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह, क्योंकि वहाँ पर भी क्या हुआ था, जब एक बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराया था तो सॉल्ट और वाटर रिलीज हुए थे। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं
वो बेसिक होते हैं नेचर में, है ना, क्योंकि जब बेस और एसिड की रिएक्शन हुई थी तो सॉल्ट और वाटर ही रिलीज हुए थे, और जब मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन हो रही है तब भी सॉल्ट और वाटर रिलीज हो रहे हैं. सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू and for the further studies also. Okay, so now let's understand the reaction between non-metallic oxides and bases. तो इसको समझने के लिए let's recall the identification of carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या करा था, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराई थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसमें हमारा कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बना था और वाटर रिलीज हुआ था. तो हमें पता है कि हमारा जो कार्बन होता है वो एक नॉन मेटल होता है. नॉन मेटल की रिएक्शन हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उससे कराई, तो हमारे पास आ गया सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर. अब ये रिएक्शन भी बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसी लग रही है, क्योंकि वहाँ पर भी जब बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराया था तो आपके पास सॉल्ट और वाटर बना था, और यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर बना है. ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करें तो वी कैन कंक्लूड और वी कैन एस्टेब्लिश दैट कि जो हमारे नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो एसिडिक होते हैं नेचर में, है ना, तभी तो वो एक बेस के साथ रिएक्ट कर कर सॉल्ट और वाटर रिलीज कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में, और आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस विच आर गिवन इन योर बुक इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट वी कैन नो कि हमें कितना समझ में आया, कितना समझ नहीं आया है. So first question, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessel? जो कॉपर या ब्रास होता है उसमें हमें कर्ड या फिर कोई दूसरी खट्टी चीज़ें क्यों नहीं रखनी चाहिए. तो हमने अभी पढ़ा है कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो एसिडिक होती हैं नेचर में. एसिड को जब हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट बन जाता है ना, और वो जो सॉल्ट होगा इस केस में, मान लो हमने कर्ड रख दी या फिर कोई सावर सब्सटेंस रख दिया जो कि एसिडिक है नेचर में, वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, है ना. मेटल्स आपके बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि तभी तो जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेस है, राइट. आपके मेटल्स के पास थोड़ी सी बेसिसिटी होती है. तो मेटल और नॉन मेटल जब जब आपका एसिड और एक मेटल रिएक्ट करेगा, एसिड और बेसिक थिंग रिएक्ट करेगी, तो आपके पास सॉल्ट बन जाएगा. तो वो जो सॉल्ट होगा वो हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है. दैट इज़ वाई वी शुड नॉट कीप एनी एसिडिक सब्सटेंस और सावर सब्सटेंस, चाहे वो कर्ड है या फिर कुछ भी दूसरी चीज़ है, उसे कॉपर में नहीं रखना चाहिए या किसी भी दूसरे रिएक्टिव मेटल में भी नहीं रखना चाहिए. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल. कौन सी गैस रिलीज होती है जब आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है. यस, वी हैव हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. इलिस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल. आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो. आई हैव टेकन जिंक. जिंक की रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई है, तो हमारे पास जिंक क्लोराइड बन गया है ZnCl2. जिंक की वैलेंसी 1 होती है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है एंड क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है. जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ZnCl2 एंड साथ में यू हैव H2 हाइड्रोजन गैस. ठीक है. How will you test for the presence of this gas? हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम. वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव द पॉप साउंड आइडेंटिफिकेशन, जिसमें बर्निंग हमें क्या करना है, एक कैंडल जो कि जल रही है, एक कैंडल को लेकर आना है नियर माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब इन विच हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. Candle will burn with pop sound which confirm the presence of hydrogen gas. I hope you remember this identification. Now next question is, metal compound A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. आपके पास एक मेटल है A मेटल जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और कुछ गैस रिलीज होती है. एफरवेसेंस मतलब गैस रिलीज होती है. द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल. जो गैस रिलीज हुई है वो एक बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर सकती है. तो कौन सी ऐसी गैसेस होती हैं जो एक्सटिंग्विशर में यूज होती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड. सो ऑब्वियसली कौन सी गैस रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड.
Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. अगर एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड है, एक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है जो आपने आइडेंटिफाई कर ली है, तो फिर क्या रिएक्शन होगी खुद सोचो. एक कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है, और आपके पास मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुई है. कार्बन डाइऑक्साइड तो सिर्फ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में रिलीज होती थी. सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट यहाँ पर रिएक्शन जो हुई है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हुई है. क्योंकि क्लोरीन है प्रोडक्ट में, तो कोई एसिड हमारा ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्लोरीन हो, तो दैट कैन बी योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. So we can write the reaction calcium carbonate plus 2HCl give calcium chloride plus CO2. और साथ में क्या रिलीज हुआ था, साथ में we remember that water vapors रिलीज हुए थे. So these are the answers of all these three questions, and this third question is very important because most of the time I have seen कि students इसमें जो गैस आइडेंटिफाई करते हैं वो हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका आंसर गलत होता है. हाइड्रोजन गैस एक खुद फ्यूल है, तो फिर वो कैसे एक्सटिंग्विश कर सकती है बर्निंग कैंडल को, है ना. वो तो एक टाइप से इतना अच्छा फ्यूल है कि वो पॉप साउंड देता है, छोटा सा विस्फोट, छोटा सा ब्लास्ट करता है वो. तो यहाँ पर जो गैस एक्सटिंग्विश करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. And this is the reaction. So that's all for this video. I hope you understood the concepts. So keep revising and we will meet soon in the next video. Bye. Take care.